इसमें आपका अगला प्रश्न है। वो इस प्रश्न में कहते हैं कि धातु के तार में बहुत से ऐसे मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं जो उनमें बराबर गति करते रहते हैं, परंतु फिर भी उनमें कोई धारा प्रवाहित नहीं होती जब तक उनके सिरों पर विभव स्रोत न लगाया जाए। कारण दीजिए ऐसा क्यों होता है। तो देख लो, कोई भी एक तार हो सकता है हमारे पास में। मान लीजिए ये कोई तार है और इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन है, मुक्त इलेक्ट्रॉन है जो कि जहां तहां बिखरे पड़े हैं, कोई भी उनमें अनुशासन नहीं है, अनियमित दिशाओं में ये परिभ्रमण करते रहते हैं। ये धातु का कोई तार है, इसको ए सिरा आप कह सकते हैं, इसको बी सिरा कह सकते हैं। किसी भी प्रकार का कोई भी विभव स्रोत इसके सिरों पर नहीं लगा है, तो किसी भी प्रकार की कोई धारा इसमें प्रवाहित नहीं होगी। इसका कारण केवल ये होता है कि वैद्युत धारा सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉनों के चलने के कारण गति करती है, इलेक्ट्रॉनों के चलने के कारण ही प्रवाहित होती है। भाई मान लो ये कोई तार है, ये कोई तार है और इसमें इलेक्ट्रॉन है, मुक्त इलेक्ट्रॉन है। मुक्त इलेक्ट्रॉनों की दिशा यदि ऊपर की ओर है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की दिशा मान लेंगे यदि ऊपर की ओर को है, तो वैद्युत धारा की दिशा नीचे की ओर को होगी। अब इसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे, चाहे एक इलेक्ट्रॉन हो, चाहे 10 इलेक्ट्रॉन हो, चाहे कितने भी इलेक्ट्रॉन क्यों ना हो, 1000, 10,000, करोड़, 10 करोड़, 50 करोड़, कितने भी इलेक्ट्रॉन इसमें क्यों ना पाए जाए, वो सभी इलेक्ट्रॉन एक ही पथ पर चलेंगे, एक ही पथ पर चलेंगे। इसका मतलब ये हो जाएगा कि इस तार के सिरों पर कोई ना कोई विभव स्रोत उन्होंने लगाया है, जिसके कारण उनमें पाए जाने वाले मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर एक प्रकार का विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। अब इलेक्ट्रॉनों की दिशा ऊपर की ओर रहेगी इसमें, और वैद्युत धारा की दिशा नीचे की ओर को हो जाती है। इलेक्ट्रॉनों की चलने को ही, इलेक्ट्रॉनों की गतिमान अवस्था ही वैद्युत धारा कहलाती है। अब हम देख लेते हैं कि हमारे पास में एक ऐसा तार है जिस पर किसी भी प्रकार का कोई भी विभव स्रोत नहीं है, यानी V इक्वल टू क्या है, 0 है। V इक्वल टू क्या है, 0। तो E इक्वल टू क्या होगा, ये भी 0 ही होगा, ये भी 0 ही होगा। इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं। अब जब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन इसमें पाए जाते हैं तो सभी इलेक्ट्रॉन यहाँ वहाँ अनियमित दिशाओं में, अनियमित दिशाओं में गति करते रहते हैं, यानी गति करने के लिए स्वतंत्र होते हैं यहाँ वहाँ अपने हिसाब से, है ना। कोई भी अनुशासन नहीं है, कोई भी निश्चित पथ इन इलेक्ट्रॉनों का नहीं है, यहाँ वहाँ ये गति करते रहते हैं। जब यहाँ वहाँ ये गति करते रहते हैं, अब देखिए इसमें मान लीजिए अगर 10 इलेक्ट्रॉन है, उदाहरण के लिए समझ लेते हैं 10 इलेक्ट्रॉन है, इसमें से 5 मान लो ऊपर को गति कर रहे हैं, 5 नीचे को गति कर रहे हैं। ये ऐसे मान लो कि 2 इलेक्ट्रॉन इस तरफ गए, 4 इलेक्ट्रॉन उस तरफ गए, 3 इलेक्ट्रॉन इस तरफ गए, और बाकी जो इलेक्ट्रॉन बचे वो अन्य दिशाओं में चले गए। इस तरह से भी आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पर भी गति हो रही है, इलेक्ट्रॉनों में यहाँ पर भी गति हो रही है, लेकिन सभी इलेक्ट्रॉन एक निश्चित दिशा में गति नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण इस तार में प्रवाहित होने वाली वैद्युत धारा I इक्वल टू 0 हो जाती है। अनियमित गति होने के कारण, अनियमित गति होने के कारण इलेक्ट्रॉन आयनों से टकराने के कारण इनकी दिशाएं लगातार बदलती रहती है तथा किसी विशेष दिशा में इनकी नेट गति शून्य ही बनी रहती है। यदि किसी भी दिशा में अगर हम बात करें, मान लो इस दिशा में हम अगर बात करेंगे या उस दिशा में हम विचार करें, तो प्रत्येक दिशा में इनकी नेट गति क्या होती है, 0 ही बनी रहती है, जिसके कारण इस तार में किसी भी प्रकार की कोई वैद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। ठीक है, तो इसका ये कारण है। अगला प्रश्न है, इसमें वो कहते हैं कि यदि किसी तांबे के तार में प्रवाहित धारा को इससे दुगनी त्रिज्या के तांबे के तार में प्रवाहित किया जाए तो इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यदि यही तार समान मोटाई के एक लोहे के तार में प्रवाहित की जाए तब कितना होगा। तो देखो, अनुगमन वेग में और विभव में क्या संबंध होता है। Vd इक्वल टू
सबसे पहले इन संबंधों के सूत्र को ही हम समझ लेते हैं। पिछले प्रश्न में मैंने लिखा भी था Vd इक्वल टू स्मॉल ई वी अपॉन एम एल, ई वी अपॉन एम एल, जहां पर Vd क्या है, अनुगमन वेग है, ई इलेक्ट्रॉन पर आवेश है, V है उस तार के सिरों पर लगने वाला विभवांतर, m है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान और l है उस तार की लंबाई, तार की लंबाई। ठीक है, तो ये इसमें संबंध होता है। इसमें जो टाउ है वो आगे भी है, मतलब ईवी टाउ, ये कंप्लीट फॉर्मूला होता है। ईवी टाउ, टाउ क्या है यहाँ पर, क्रांतिकाल है, टाउ क्रांतिकाल है। तो जब हम इस सूत्र का अध्ययन करते हैं तो हमको पता चलता है कि ऊपर की सभी भौतिक राशियां, जैसे इलेक्ट्रॉन पर आवेश है वो कांस्टेंट वैल्यू है, उसको हम परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। तार के सिरों पर लगने वाला विभवांतर भी उसको हम परिवर्तित कर सकते हैं, अपनी इच्छा अनुसार घटा बढ़ा सकते हैं। तो जब हम वोल्टेज को कम करेंगे तो इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग कम हो जाएगा। यदि हम वोल्टेज यानी पोटेंशियल यानी विभवांतर को बढ़ाएंगे तो उनके इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग अपने आप ही बढ़ जाएगा। ठीक है, बढ़ जाएगा। अब यदि श्रांतिकाल है ये टाउ, तो श्रांतिकाल यदि हम घटाएंगे, श्रांतिकाल यदि हम घटाएंगे तो उनका अनुगमन वेग अपने आप ही घट जाएगा, और यदि उनका श्रांतिकाल बढ़ा देंगे तो अनुगमन वेग अपने आप ही बढ़ जाएगा। इस सूत्र से सिद्ध होता है, ये सूत्र हमें अगली बात बताता है। यानी ऊपर की दोनों चीजें यदि हम घटाते बढ़ाते हैं तो अनुगमन वेग उसी हिसाब से घट या बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि ऊपर ये सब समानुपाती है, ऊपर की तीनों चीजें समानुपाती हैं अनुगमन वेग के। अब नीचे लिखा है ml यानी व्युत्क्रम। यदि हम, अब देखिए इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, कांस्टेंट वैल्यू है, इसको परिवर्तन नहीं किया जा सकता। अब l है तार की लंबाई को घटा बढ़ा सकते हैं। ठीक है, यदि हम तार की लंबाई को घटाते हैं तो इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग बढ़ जाता है, लंबाई घटाने से अनुगमन वेग बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि Vd प्रोपोर्शनल 1/L यानी व्युत्क्रम अनुपाती है। यदि तार की लंबाई को कम करेंगे तो अनुगमन वेग बढ़ जाएगा, यदि तार की लंबाई को बढ़ाएंगे तो अनुगमन वेग उसी हिसाब से घट जाता है। तो ये सूत्र हमको ये बता देता है। अब विभव में और धारा में क्या संबंध है? ओम के नियम के अनुसार यदि हम देखते हैं तो V = IR हमको प्राप्त होता है, V = IR। अब इस प्रतिरोध का यदि हम सूत्र लिखें, तो प्रतिरोध का सूत्र क्या हो जाता है, R = ρL/A हो जाता है। यदि हम इसके क्षेत्रफल का सूत्र लिखें, तो क्षेत्रफल का सूत्र क्या हो जाता है, A = πr²। ये क्या हो जाता है, तार का क्षेत्रफल हो जाता है त्रिज्या के पदों में, तार का क्षेत्रफल त्रिज्या के पदों में। ठीक है, तो ये कुछ सूत्र हैं, इनकी सहायता से हम समझने का प्रयास करेंगे कि इस प्रश्न में हमसे पूछा क्या गया है और हम बताने क्या वाले हैं। ठीक है, यदि किसी तांबे की तार में प्रवाहित धारा को इससे दुगुनी त्रिज्या के तांबे के तार में प्रवाहित कर दिया जाए। देखिए त्रिज्या दुगुनी कर रहे हैं, त्रिज्या क्या कर रहे हैं, दुगुनी कर रहे हैं। अब त्रिज्या दुगुनी कर देने से क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, जरा देख लेते हैं। मान लीजिए मेरा क्षेत्रफल a' हो जाता है, तो पाई r के स्थान पर रखेंगे 2, तो 2 × 2 कितना हो गया, 4 हो गया, 4 हो गया ये। तो यानी क्षेत्रफल जो है वो कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। अब क्षेत्रफल के 4 गुना होने से, देखिए क्षेत्रफल ऊपर शो कर रहा है, यानी R = ρL/A के अनुसार यदि क्षेत्रफल बढ़ेगा, यदि किसी भी धात्विक तार का क्षेत्रफल बढ़ जाता है तो उसका प्रतिरोध कम हो जाता है ना, क्योंकि ये सूत्र हमको क्या बता रहा है, R = 1/A बता रहा है, R = 1/A बता रहा है। यदि उस तार का क्षेत्रफल घटेगा तो उसका प्रतिरोध अपने आप ही बढ़ेगा, ये तो क्रमानुपाती है। यदि आप क्षेत्रफल को कम करेंगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा, यदि क्षेत्रफल को बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध अपने आप ही घट जाता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, क्षेत्रफल बढ़ रहा है, तो क्षेत्रफल के बढ़ने से, धात्विक तार के क्षेत्रफल के बढ़ने से उस तार का प्रतिरोध घट जाता है।
उस तार का प्रतिरोध घट जाता है। अब कितना घटता है उसका भी कैलकुलेशन हम कर लेते हैं। मान लीजिए नया प्रतिरोध R डैश हो जाता है, नया प्रतिरोध क्या हो जाता है, R डैश हो जाता है, और प्रारंभिक प्रतिरोध मान लेंगे R हो जाता है बटे 4, यानी 1/4 रह जाता है। अंतिम प्रतिरोध कितना हो जाता है, 1/4 रह जाता है। ठीक है, क्षेत्रफल बढ़ाने से। अब R में और V में क्या संबंध है, V इक्वल टू आई आर। यदि हम यहाँ से I इक्वल टू करें, यदि हम यहाँ से I इक्वल टू करें तो V अपॉन R हमको प्राप्त होता है। I इक्वल टू V अपॉन R हमको प्राप्त होता है। अब मान लेंगे अंतिम धारा I डैश हो जाती है, अंतिम धारा I डैश हो जाती है, और अंतिम प्रतिरोध क्या माना है आपने, R डैश माना है, और अंतिम प्रतिरोध घटकर 1/4 हो गया, घटकर 1/4 हो गया। अब जब अंतिम प्रतिरोध 1/4 रह जाएगा तो उसमें प्रवाहित होने वाली वैद्युत धारा परिवर्तित होकर, क्योंकि क्षेत्र प्रतिरोध जो है वो 1/4 रह गया, प्रतिरोध जब 1/4 रह गया तो धारा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, नई धारा इक्वल टू 4I, यानी 4 गुनी हो जाएगी। नई धारा 4 गुनी हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि इसका जो प्रतिरोध है, प्रतिरोध में और धारा में व्युत्क्रम का संबंध है, प्रतिरोध में और धारा में व्युत्क्रम का संबंध है, यानी I प्रोपोर्शनल 1/R, ओम के नियम से I प्रोपोर्शनल 1/R। ठीक है, यदि प्रतिरोध घटेगा तो उसमें प्रवाहित होने वाली वैद्युत धारा बढ़ जाएगी, यदि प्रतिरोध बढ़ेगा तो उसमें प्रवाहित होने वाली वैद्युत धारा उसी अनुपात में घट जाती है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रतिरोध घट रहा है, और जब प्रतिरोध घटेगा तो प्रवाहित होने वाली वैद्युत धारा बढ़कर 4 गुनी हो जाएगी। ये हमसे पूछा था। ठीक है, तो धारा हमने बता दी। अब आगे और क्या पूछा है इसमें, इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब अनुगमन वेग और देख लेते हैं। अनुगमन वेग में और वैद्युत धारा में क्या संबंध होता है, सीधा सीधा Vd इक्वल टू I अपॉन NEA, Vd इक्वल टू I अपॉन NEA, ये संबंध होता है अनुगमन वेग में और वैद्युत धारा में। अब जरा देख लेते हैं वैद्युत धारा कितनी हो रही है, वैद्युत धारा 4 गुनी हो रही है, यहाँ से वैद्युत धारा 4 गुनी हो रही है। और यदि हम क्षेत्रफल की दृष्टि से इसको देखते हैं तो क्षेत्रफल क्या हो रहा है, घट रहा है, क्षेत्रफल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, सॉरी। तो क्षेत्रफल बढ़ने से अनुगमन वेग उसका घट जाएगा, क्षेत्रफल बढ़ने से अनुगमन वेग, क्षेत्रफल बढ़ने से अनुगमन वेग घट जाएगा, और घटकर कितना रह जाएगा भाई, मान लीजिए नया अनुगमन वेग कितना है, V डैश D इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये Vd अपॉन 4 हो जाएगा, यानी अनुगमन वेग घटकर 1/4 रह जाएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से। वहीं पर यदि हम इस धारा के अनुसार देखते हैं, प्रवाहित होने वाली वैद्युत धारा के अनुसार यदि हम देखते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, तो नई धारा 4 गुनी हो रही है, तो नई धारा के 4 गुनी होने से नया अनुगमन वेग बढ़कर 4 गुना हो जाएगा, नया अनुगमन वेग बढ़कर 4 गुना हो जाएगा। लेकिन उसके लिए कंडीशन भी है, उसके लिए कंडीशन ये है कि उसके सिरों पर लगने वाला विभवांतर बढ़ाना चाहिए, उसके सिरों पर लगने वाला विभवांतर बढ़ना चाहिए, और उसका प्रारंभिक क्षेत्रफल ना घटे और ना बढ़े, ये कांस्टेंट रहना चाहिए। ठीक है, तब हम धारा के संबंध से और अनुगमन वेग के संबंध से ये प्राप्त कर सकते हैं। परंतु यहाँ पर त्रिज्या को परिवर्तन करके दुगुना किया गया, त्रिज्या को दुगुना करने से क्षेत्रफल 4 गुना हो जाएगा, और क्षेत्रफल के 4 गुना होने से उस तार का प्रतिरोध घटकर 1/4 हो जाएगा, और जब क्षेत्रफल प्रतिरोध उसका घट जाएगा, 1/4 रह जाएगा, तो उसमें प्रवाहित होने वाली वैद्युत धारा बढ़कर 4 गुनी हो जाएगी। ठीक है, 4 गुनी हो जाएगी। अब यहाँ से यदि आप अनुगमन वेग बताएंगे तो गलत हो सकता है, चांसेस है गलत हो ही जाएगा। सूत्र तो कह रहा है 4 गुना हो जाएगा अनुगमन वेग, परंतु यहाँ पर हम केवल
उस तार का क्षेत्रफल बढ़ा रहे हैं, यानी त्रिज्या दुगुनी कर रहे हैं। त्रिज्या दुगुनी कर देने से क्षेत्रफल 4 गुना हो जाएगा, और क्षेत्रफल 4 गुना होने से उस तार में प्रवाहित होने वाली उस तार के इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग घटकर 1/4 रह जाएगा। 1/4 रह जाएगा। ये आपका सही आंसर है। तो समझ लेते हैं, तार की त्रिज्या दुगनी होने पर उसका अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल 4 गुना हो जाएगा, अतः अनुगमन वेग vd पहले का 1/4 रह जाएगा। ठीक है। लोहे के तार में तांबे की अपेक्षा मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होने के कारण अनुगमन वेग तांबे की अपेक्षा अधिक होता है। अब देखिए, इसमें ये भी पूछा था आगे कि यदि यही धारा समान मोटाई के एक लोहे के तार में प्रवाहित की जाए तब। अब दो तार हैं हमारे पास में, एक तो तांबे का तार है और एक लोहे का तार है। अब ये डिसाइड हम करेंगे कि किस तार में वैद्युत धारा कितनी सुगमता से और कितनी अधिक मात्रा में प्रवाहित हो रही है। ये कैसे हम पता करेंगे? इस n के द्वारा। n क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। किसी भी धात्विक तार में यदि इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम है तो उसके इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग बहुत अधिक होगा। क्यों होगा? इसका भी कारण समझ लीजिए। भाई मान लीजिए एक सड़क की चौड़ाई 5 मीटर है। अब इसको साधारण भाषा में समझाने का प्रयास करते हैं कि ऐसा क्यों होता है। यदि किसी धात्विक तार में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम है तो उनके इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग बढ़ क्यों जाता है? इस सूत्र के अनुसार। ये सूत्र कुछ इस तरह से है, Vd इक्वल टू I/NEA। Vd इक्वल टू I/NEA, कुछ इस प्रकार से ये सूत्र है। यहाँ से हमने अनुगमन वेग को बता दिया, घटकर कितना हो जाएगा? 1/4 रह जाएगा। ठीक है। अब हम इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर आते हैं। तो तांबे के तार में इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक है। तांबे के तार में इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक है लोहे के तार की अपेक्षा। तो तांबे के तार में इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग क्या होगा? कम होगा। और लोहे के तार में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम है। अब जब लोहे के तार में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम है तो उसके इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग तांबे के तार की अपेक्षा अधिक होगा। ठीक है। अब कैसे होगा जरा समझ लेते हैं। उदाहरण लेते हैं एक सड़क का। मान लीजिए 10 मीटर चौड़ा कोई मार्ग है। ये कोई रास्ता है आपका, इसकी चौड़ाई है 10 मीटर। चौड़ाई कितनी है? 10 मीटर। ठीक है। ये मैंने उस तार की चौड़ाई ली है, यानी जो व्यास है उस तार का वो लिया है। पूरे व्यास को मैंने चौड़ाई से दर्शाया है किसी रास्ते की। अब इसमें क्या चलेंगे? वाहन चलेंगे। लेकिन धात्विक तार में क्या चलेंगे? मुक्त इलेक्ट्रॉन चलेंगे। तो धात्विक तार के जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, यहाँ मैं रास्ते में चलने वाले वाहनों से उसकी तुलना करता हूं। मान लीजिए इस रास्ते में कितने 100 वाहन गुजर रहे हैं। इस रास्ते में 100 वाहन गुजर रहे हैं और 1 घंटे के बाद इसी रास्ते से रास्ता परिवर्तन नहीं किया, जो चौड़ाई है रास्ते की वही है, जो गड्ढा जहां पे है वहीं पे है। ठीक है। क्योंकि भैया सब जगह गड्ढे ही है रास्ते में, आपको पता ही है। तो 100 वाहन यहाँ से गुजर रहे हैं। 1 घंटे के पश्चात इससे 200 वाहन गुजरने शुरू हो गए। उसके 1 घंटे के बाद 300 वाहन गुजरने शुरू हो गए मान लीजिए। उसके 1 घंटे के बाद 400 वाहन गुजरने शुरू हो गए। अब हम ये मान लेते हैं कि वाहनों की दिशा केवल एक ही तरफ है। सभी वाहन मान लीजिए दाईं तरफ जा रहे हैं।
बाईं ओर से दाईं तरफ जा रहे हैं। सभी वाहन, जितने भी वाहन आप इस रास्ते में दिखाना चाहते हैं, चाहे तो 100 दिखा लो, 200, 300, 400, और भी आप आगे बढ़ा सकते हो, 500, 600, 700, 800, स्वतंत्र है आप ये मानने के लिए, ठीक है। तो इन सभी वाहनों की दिशा क्या है, वो एक ही तरफ है, यानी बाएं से दाएं की तरफ वो जा रहे हैं, लेफ्ट से राइट की ओर ये सभी वाहन जा रहे हैं, ठीक है। अब जब पहले 100 वाहन गुजर रहे थे, 100 वाहन गुजर रहे थे, तो वाहनों को गुजरने के लिए या चलने के लिए कोई अवरोध नहीं था, यानी बहुत ही कम मात्रा में अवरोध था, जिसके कारण उनकी चाल अधिक हो गई। समझ रहे हैं भाई, आपको कोई खाली रास्ता मिल जाएगा वाहन में, आप अपने वाहन की स्पीड अपने आप बढ़ा दोगे, ठीक है। और रास्ता बहुत छोटा है, बहुत संकरा है, कंजेस्टेड है, उस पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। ट्रैफिक का मतलब है बहुत सारे वाहन हैं उसके ऊपर, तो आप अपने वाहन की गति को स्वयं ही कम कर लेते हैं। तो सेम हाल यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों का है। जब उस तार में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम, यानी 100 है, मान लीजिए भाई पहले तो 100 ही है, तो इन 100 वाहनों को गुजरने के लिए पर्याप्त रास्ता मिलता है, यानी पर्याप्त मार्ग मिलता है, जिसके कारण इनकी चाल अधिक हो जाती है, जिसके कारण इनकी चाल अधिक हो जाती है। वहीं पर यदि 200 वाहन है, अब देखिए वाहनों की संख्या कितनी हो गई, दुगनी हो गई पहले की अपेक्षा। और जब दुगने वाहन उस रास्ते से गुजरेंगे, दुगने वाहन उस रास्ते से गुजरेंगे, तो दुगने वाहन गुजरने से उनको मार्ग कम मिल पाएगा, जिसके कारण उनकी चाल कम हो जाएगी। चाल क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। 1 घंटे के बाद फिर 300 वाहन हो गए, यानी वाहनों की संख्या पहले की अपेक्षा 3 गुनी हो गई, तो वाहन तो बढ़ गए। अब जब वाहन बढ़ गए तो उनको चलने के लिए मार्ग और कम मिलेगा। जब मार्ग और कम मिलेगा तो उनकी स्पीड, यानी जो गति है, वो कम हो जाएगी। उसके बाद फिर 400 वाहन हो गए, तो वाहन की संख्या और बढ़ गई, और जब वाहन की संख्या और बढ़ गई तो उनको निकलने के लिए या गति करने के लिए बहुत ही कम मार्ग मिल पाया, जिसके कारण उनका वेग कम हो गया, ठीक है। तो इस उदाहरण से मैंने ये समझाने का प्रयास किया है कि यदि किसी धात्विक तार में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम है, यदि किसी धात्विक तार में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम है, तो उसके इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग अधिक होता है। अनुगमन वेग क्या होता है, अधिक होता है। यदि उस तार में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ा दें, बहुत अधिक कर दें, तो संख्या बहुत अधिक होने से इलेक्ट्रॉनों को गुजरने के लिए बहुत ही कम मार्ग मिलेगा, जिसके कारण इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग घट जाएगा, स्पीड क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो यहाँ पर जो लोहे का तार है, यहाँ पर जो लोहे का तार है, यानी बीडी है, मैं सापेक्ष में लिखा हूँ लोहा, यानी लोहे के तार के लिए, और एक बीडी लिया मैंने अनुगमन वेग यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसके लिए, कॉपर के लिए, यानी तांबे के लिए। अगर हम दोनों में संबंध देखेंगे तो तांबे के तार में इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक है लोहे की अपेक्षा। जब तांबे के तार में इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक है, तो इसके इलेक्ट्रॉनों का वेग कम हो जाएगा। तो यानी Vd की जो वैल्यू है, Vd लोहे से कम है, तो कुछ इस तरह से इनका संबंध हो जाता है, यानी Vd लोहा ग्रेटर देन Vd तांबा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो अगली वीडियो में हम हल करेंगे।